नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में संपूर्ण बिहार का इतिहास केवल एक वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। ये आपकी बिहार हिस्ट्री का मास्टर वीडियो है। इस वीडियो में प्राचीन बिहार, मध्यकालीन बिहार एवं आधुनिक बिहार से संबंधित जितने भी पॉइंट हैं सारे पॉइंट को डिस्कस किया जा रहा है और इसका PDF को टेलीग्राम ग्रुप से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बिहार का प्राचीन इतिहास में पहला पॉइंट है प्राग ऐतिहासिक कालीन बिहार। प्राग ऐतिहासिक कालीन बिहार को 3 भागों में बांटा गया है। पूर्व पुरा पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल। तो सबसे पहले देखिए, पूर्व पुरा पाषाण काल का अवशेष बिहार के किस किस लोकेशन से मिलता है। तो मुंगेर से, नालंदा से, वाल्मीकि नगर, पश्चिमी चंपारण से। इन 3 लोकेशन से जो है पूर्व पुरा पाषाण काल का अवशेष आपके बिहार से मिलता है। कहाँ से? मुंगेर से, नालंदा से, वाल्मीकि नगर, पश्चिम चंपारण से। आपसे पूछा जाएगा कि पूर्व पुरा पाषाण काल का जो अवशेष है किस लोकेशन से मिलता है, तो उसमें ऑप्शन दिया रहेगा नवादा, नालंदा, गया, इस तरीके करके आपके ऑप्शन दिया रहता है। ठीक है, तो ये 3 लोकेशन को आपको ध्यान में रखना है, मुंगेर, नालंदा, वाल्मीकि नगर, पश्चिमी चंपारण। उसके बाद है नव पाषाण युग का अवशेष किस किस लोकेशन से मिलता है। तो चिरांद, सारण से। सबसे फेमस क्वेश्चन पूछा जाता है नव पाषाण युग से ही कि नव पाषाण युग का प्रमाण जो है बिहार में कहाँ कहाँ से मिलता है। तो चिरांद सारण से, ताराडीह गया से, चेचर वैशाली से, मनेर पटना से, सेनुवार रोहतास से। मतलब कि जो चिरांद है वो किस डिस्ट्रिक्ट में स्थित है? तो सारण में स्थित है। ताराडीह गया में स्थित है, चेचर वैशाली में स्थित है, मनेर जो आपके पटना डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, सेनुवार रोहतास डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। नेक्स्ट है ताम्र पाषाण युग। ताम्र पाषाण युग का प्रमाण कहाँ कहाँ से मिलता है? तो चिरांद से मिलता है। चिरांद अभी देख चुके हैं कहाँ पर था, सारण में था। सेनुवार, सेनुवार कहाँ पर था? रोहतास में था। मनेर पटना। ताराडीह, ताराडीह कहाँ पर है? गया में है। सोनपुर ये आपके वैशाली में है, सोनपुर वैशाली में है। तो जो आपके ताम्र पाषाणिक युग का प्रमाण कहाँ कहाँ से मिलता है? सोनपुर से, ताराडीह से, मनेर से, सेनुवार से, चिरांद से मिलता है। तो इतना आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बिहार स्थित महाजनपद। बिहार स्थित महाजनपद के बारे में देखिए। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को बोलते हैं BC में बिहार स्थित महाजनपद। टोटल कितने महाजनपद थे भारत में? तो 16 महाजनपद थे। और 16 में से बिहार में कितने महाजनपद अस्तित्व था? तो 3 महाजनपद अस्तित्व था। कौन कौन था? तो अंग था, वज्जी संघ और मगध। इन तीनों के बारे में देखिए। तो पहला है अंग। जो अंग है इसका प्रथम उल्लेख कहाँ पर होता है? तो अधर्म वेद में होता है। और अंग की राजधानी मालनी थी। और जो मालनी था इसका अन्य नाम चंपा चिनिप्पो था। मालनी का अन्य नाम चंपा चिनिप्पो था। वर्तमान स्थिति में जो है अंग राज का विस्तार कहाँ पर था? तो आधुनिक भागलपुर और मुंगेर एरिया में जो है अंग राज का विस्तार था, आधुनिक भागलपुर और मुंगेर के एरिया में। नेक्स्ट है बज्जी संघ। जो बज्जी संघ है इसकी राजधानी कहाँ पर थी? तो वैशाली में इसकी राजधानी थी। आधुनिक बसाड़ में, आधुनिक बसाड़ में। इसके संस्थापक कौन थे? तो नाभा नेदिविस्ट, नाभा नेदिविस्ट इसके संस्थापक थे। इनका अन्य नाम है नमोद्विष्ट। इन्हें नमोद्विष्ट भी बोला जाता था। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि जो बज्जी संघ है 8 जनों का संघ था। इसमें 8 जन कौन कौन थे? बज्जी, लिच्छवी, गात्रक, विदेह, उग्र, भोग, कुरु, इक्ष्वाकु। फिर से देख लीजिएगा, 8 जनों का संघ में कौन कौन थे? बज्जी थे, लिच्छवी, गात्रक, विदेह, उग्र, भोग, कुरु, इक्ष्वाकु थे। उसके बाद है मगध। जो मगध है इसका पहली बार उल्लेख जो है कहाँ पर होता है? तो अधर्म वेद में पहली बार उल्लेख मिलता है। और मगध का संस्थापक कौन थे? तो बृहदर्थ आपके मगध का संस्थापक थे। प्रारंभिक राजधानी जो है मगध की कहाँ पर थी? गिरिब्रज राजगीर में, गिरिब्रज राजगीर में। इसके बाद राजधानी कहाँ पर बनता है? तो पाटलिपुत्र बनता है। कहाँ पर बनता है? पाटलिपुत्र बनता है।
और पाटलिपुत्र के बाद आपके वैशाली बनता है और वैशाली के बाद फिर से पाटलिपुत्र बनता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर लिखा गया है परवर्ती राजधानी कहाँ पर थी, पाटलिपुत्र में थी। शुरुआत में जो प्रारंभिक राजधानी कहाँ पर थी, गिरिब्रज राजगीर में, और परवर्ती राजधानी कहाँ पर थी, पाटलिपुत्र में। ठीक है, पाटलिपुत्र में। उसके बाद यहाँ पर लिखा गया है परीक्षा दृष्टि पूरा पाषाणकालीन, पूरा पाषाणकालीन एस यूलरी संस्कृति से संबंधित उपकरण एवं फूस की झोपड़ियाँ प्राप्त हुई। तो कहाँ से प्राप्त हुआ है, पैसरा मुंगेर से, पैसरा मुंगेर से आपकी मिला है। दोबारा देखिएगा, पूरा पाषाणकालीन एस यूलरी संस्कृति से संबंधित उपकरण एवं फूस की झोपड़ियाँ कहाँ से मिला है, तो पैसरा मुंगेर से। प्रारंभिक पाषाण काल की कुल्हाड़ी प्राप्त हुआ है, तो कहाँ से, जेठियन नालंदा से। वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रारंभिक पाषाण काल की कुल्हाड़ी कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो जेठियन नालंदा से आपकी मिला है। नेक्स्ट पॉइंट है हर्यक वंश के बारे में। देखिए, जो हर्यक वंश है इसमें पहला शासक है बिंबिसार। इनका शासनकाल जो है 544 से 492 ईसा पूर्व तक रहता है, 492 BC तक रहता है। जो बिंबिसार है इनका वैवाहिक संबंध देखिए तो कौशल की राजकुमारी महाकोसला से इनके द्वारा, कौशल की राजकुमारी महाकोसला से इनके द्वारा विवाह किया जाता है, जो प्रसेनजीत की बहन थी, जो प्रसेनजीत की बहन थी। वैशाली की राजकुमारी चेलना से जो है विवाह किया गया था, किसके द्वारा, बिंबिसार के द्वारा, जो चेटक की पुत्री थी। द्वारा देखिएगा, कौशल की राजकुमारी महाकोसला से विवाह करते हैं। दूसरा है कि वैशाली की राजकुमारी चेलना से विवाह करते हैं। तीसरा, मद्रकुल की राजकुमारी क्षेमा से विवाह करते हैं बिंबिसार। ठीक है, उसके बाद है कि जो बिंबिसार है इनके राज में राजवैद्य कौन थे, तो जीवक थे। कौन थे, जीवक। कश्यप संहिता की रचना की, कश्यप संहिता की रचना किसके द्वारा किया गया था, तो जीवक के द्वारा किया गया था। इनके द्वारा उपाधि क्या लिया गया था, तो श्रेणीय। जो बिंबिसार है इनके द्वारा उपाधि लिया गया था श्रेणीय का, किसका, श्रेणीय का उपाधि लिया गया था। सेना में पहली बार हाथी का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बिंबिसार के द्वारा सेना में पहली बार हाथी का प्रयोग किया जाता है। जो बिंबिसार है इनका संबंध किस वंश से है, तो हर्यक वंश से है। उसके बाद है अंग नरेश ब्रह्मदत्त पर विजय। अंग नरेश ब्रह्मदत्त पर विजय किनके द्वारा हासिल किया जाता है, तो बिंबिसार के द्वारा हासिल किया जाता है। उसके बाद है अजात शत्रु, बिंबिसार के पुत्र हैं अजात शत्रु। इनका जो शासनकाल है 492 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व तक रहता है। चंपा का प्रांतपाल थे अजातशत्रु। जो अजातशत्रु थे चंपा का प्रांतपाल थे। इनका विवाह जो है प्रसेनजीत की पुत्री बाजरा से हुआ था। इनका जो विवाह है प्रसेनजीत की पुत्री बाजरा से हुआ था। और जो आपके अजातशत्रु थे इनके पिता का विवाह किससे हुआ था, तो प्रसेनजीत की बहन से हुआ था। जबकि अजातशत्रु है इनका विवाह प्रसेनजीत की पुत्री बाजरा से हुआ था। अन्य नाम क्या है, जो अजातशत्रु है इनका अन्य नाम क्या है, तो इनका अन्य नाम कुनिक है। क्या नाम है, कुनिक इनका अन्य नाम है। और बौद्ध धर्म का ये अनुयायी थे, बौद्ध धर्म का अनुयायी थे। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन जो है अजातशत्रु के शासनकाल में ही होता है। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन जो है किसके शासनकाल में होता है, तो अजातशत्रु के शासनकाल में होता है। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ पर किया जाता है, तो राजगिरी में किया जाता है। सेकेंड वाला कहाँ पर होता है, वैशाली में होता है। तीसरा पाटलिपुत्र में होता है। चौथा कुंडल वन में होता है। उसके बाद है कि वैशाली पर विजय किसके द्वारा हासिल किया गया था, तो अजातशत्रु के द्वारा जो है वैशाली पर विजय हासिल किया गया था। 16 वर्षीय युद्ध किसके द्वारा लड़ा गया था, तो अजातशत्रु के द्वारा। और किससे लड़ा गया था, तो वैशाली से लड़ा गया था, वैशाली से लड़ा गया था। इसमें आपको ध्यान रखना है कि महाशिला कंटक वे रथ मुसल अस्त्र का प्रयोग पहली बार किसके द्वारा किया गया था, तो महाशिला कंटक वे रथ मुसल अस्त्र का पहली बार प्रयोग जो है अजातशत्रु के द्वारा किया गया था। अजातशत्रु के कूटनीतिज्ञ
एवं सुनीत थे। नोट कीजिएगा, अजातशत्रु के कूटनीतिक कौन थे? तो वासकार एवं सुनिध थे। मखलीपुत्र गोसाल की मृत्यु जो है किसके शासनकाल में होता है? तो अजातशत्रु के शासन काल में जो है मखलीपुत्र गोसाल की मृत्यु होती है। उसके बाद अजातशत्रु के पुत्र कौन थे? तो उदयन थे। जो उदयन थे ये आपके अजातशत्रु के पुत्र हैं और इनका शासनकाल 460 से 444 बीसी तक रहता है। पाटलिपुत्र की स्थापना किसके द्वारा किया गया है? तो उदयन के द्वारा ही किया गया है। जो पाटलिपुत्र है इसका पुराना नाम क्या है? तो कुसुमपुर इसका पुराना नाम है। क्या नाम है? कुसुमपुर इसका पुराना नाम है। राजधानी का राजगिरी से पाटलिपुत्र ट्रांसफ़र किसके द्वारा किया गया था? तो उदयन के द्वारा किया गया था। ये राजगिरी जो आपके पाटलिपुत्र शहर है इसका निर्माण करवाते हैं और राजधानी को जो है राजगिरी से पाटलिपुत्र आपके ट्रांसफ़र करते हैं। उदयन पाटलिपुत्र जो है गंगा नदी किनारे स्थित था। उसके बाद है जो उदयन के बाद उत्तराधिकारी कौन कौन है इनके? तो अनिरुद्ध हैं, मुंडक हैं, नागदशक। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन है? ये पूछा जाता है, नोट कीजिएगा। हर्यक वंश का जो अंतिम शासक है नागदशक है। कौन है? नागदशक। नेक्स्ट है शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश के बारे में देखिए, अब हर्यक वंश समाप्त हो गया, अब शुरू होता है शिशुनाग वंश। तो नाग वंश का अमात्य काशी का राजपाल, नाग दशक का जो आपके हर्यक वंश है, हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन थे? नागदशक। तो नागदशक का अमात्य काशी का राजपाल कौन थे? तो शिशुनाग थे। कौन थे? शिशुनाग। और शिशुनाग के द्वारा ही जो है शिशुनाग वंश की स्थापना की गई है। फिर से बोलते हैं, जो नागदशक है हर्यक वंश का अंतिम शासक था। तो नागदशक के शासन काल में जो है अमात्य काशी का राजपाल कौन था? तो शिशुनाग था। और शिशुनाग के द्वारा ही जो है शिशुनाग वंश की स्थापना की जाती है और अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली लेके चला जाता है। कौन? शिशुनाग। तो अब समझे कि नहीं, शुरुआत में राजधानी कहाँ पर होता है? राजगिरी में होता है, उसके बाद पाटलिपुत्र में होता है, उसके बाद आपके वैशाली होता है। कहाँ पर होता है? वैशाली होता है। तो वैशाली राजधानी को कौन ट्रांसफ़र करता है? तो शिशुनाग आपके ट्रांसफ़र करता है। शिशुनाग आपके ट्रांसफ़र करता है। उसके बाद है अवंती, वत्स एवं कौशल का मगध में विलय किसके द्वारा किया जाता है? तो जो आपके मगध राज है, मगध में जो है अवंती कहाँ पर स्थित है? ये तो मध्य प्रदेश इलाके में अवस्थित था अवंती। वत्स एवं कौशल उत्तर प्रदेश इलाके में स्थित था। का मगध में विलय जो है शिशुनाग जो आपके शिशुनाग के द्वारा किया जाता है। अवंती, वत्स एवं कौशल का मगध में विलय किसके द्वारा किया जाता है? तो शिशुनाग के द्वारा किया जाता है। शिशुनाग के बाद आपके कालाशोक आता है। कालाशोक, जो कालाशोक है इसका अन्य नाम क्या है? तो कार्कवर्ण इसका अन्य नाम है। कार्कवर्ण इसका अन्य नाम है। और वैशाली में द्वितीय जो बौद्ध संगति होता है, वैशाली में जो द्वितीय बौद्ध संगति होता है किसके शासनकाल में होता है? तो कालाशोक के शासनकाल में होता है। उसके बाद है अंतिम शासक, जो शिशुनाग वंश है उसका अंतिम शासक कौन है? तो नंदीवर्धन है। ठीक है, जिसे पंचमक भी बोला जाता है। नंदीवर्धन था। नेक्स्ट है नंद वंश। नंद वंश में आपके दो महत्वपूर्ण शासक हैं। एक आपके महापद्म नंद, जिसके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। दूसरा है घनानंद। एक क्वेश्चन पूछता है कि जो नंद वंश है इसका संस्थापक कौन है? तो महापद्म नंद है। और नंद वंश के अंतिम शासक कौन है? तो घनानंद है। जो घनानंद है किसके समकालीन है? तो सिकंदर के समकालीन है। तो एक बार देख लीजिए, महापद्म नंद के द्वारा कौन कौन सी उपाधि धारण किया गया है? तो महामद का, महापदपति का, उग्रसेन का, एकराट, भार्गव, सर्व छत्रांतक का, अपरो परशुराम का, द्वितीय परशुराम एवं कली का अंश का उपाधि धारण किया गया था महापद्म नंद के द्वारा। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि जो महापद्म नंद हैं इनके
मंत्री कौन थे? तो कल्पक इनके मंत्री थे। और महापद्म नंद के द्वारा जो है किन किन राज्यों का विजय किया जाता है? तो इक्ष्वाकु का विजय किया जाता है, पांचाल, काश्य, कुरु, शूरसेन, वितिहोत्र, कलिंग, है, अस्मक, इन सभी राज्यों का जो है महापद्म नंद के द्वारा विजय किया जाता है। नेक्स्ट है कलिंग से जिन की मूर्ति उठा के कौन लेके आता है? तो महापद्म नंद लेके आता है। इसकी जानकारी हाथी गुफा अभिलेख से मिलता है। कुल कितने शासक होते हैं? तो 9 शासक होते हैं महापद्म नंद में। तो देखिए आपको मेनली 2 ही शासक के बारे में ध्यान में रखना है, महापद्म नंद और दूसरा है घनानंद। बाकी एक बार देख लीजिए, उग्रसेन, पांडुगति, गोबी सानक, कैवर्त, पांडुक, भूतपाल, राष्ट्रपाल, 10 सिद्धक, घनानंद। ठीक है, घनानंद। अंतिम शासक कौन है? घनानंद है। इनका अन्य नाम क्या है? तो अग्रमीज, औग्रसेन, जैंद्रमीज इनका अन्य नाम है। इनके सेनापति कौन थे? तो भद्रसाल इनके सेनापति थे और मंत्री शकटाल इनके मंत्री थे। और किसके समकालीन? सिकंदर के समकालीन। बस आपको इतना ही याद रखना है नंद वंश के बारे में। उसके बाद जो है मौर्य वंश की स्थापना की जाती है। मौर्य वंश की स्थापना की जाती है नंद वंश के बाद। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं वो नंद वंश की चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं मौर्य वंश की स्थापना करते हैं। और जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं किसे पराजित करते हैं? तो घनानंद को पराजित करके जो है मौर्य वंश की स्थापना की जाती है। जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं इनका अन्य नाम क्या है? तो सेंड्रोकोटस, नोट कीजिएगा, सेंड्रोकोटस, एंड्रोकोटस, सेंड्रोकोप्टस इनका अन्य नाम है। राजधानी कहाँ पर है? तो पाटलिपुत्र में राजधानी है। यूनानी नाम क्या है? तो पालीब्रोथा यूनानी नाम है। पालीब्रोथा यूनानी नाम है किसका? पाटलिपुत्र का। कभी कभी पूछ देता है कि पालीब्रोथा जो है किसका नाम है? तो पाटलिपुत्र का ही नाम है पालीब्रोथा, जो यूनानी नाम है। मृत्यु कहाँ पर होता है चंद्रगुप्त मौर्य का? तो श्रवण बेलगोला में इनकी मृत्यु होता है संलेखना द्वारा। संलेखना क्या होता है? तो जैन धर्म में क्या होता है कि धीरे धीरे कोई भी व्यक्ति खाना पानी छोड़ देता है। एक समय ऐसा आता है कि पूरी तरीके से खाना पानी छोड़ देता है और एक तरीके से भूख के कारण जो है उस व्यक्ति की मौत हो जाती है। तो उसे संलेखना बोला जाता है जैन धर्म में। ठीक है। उसके बाद है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं इनके मंत्री कौन थे? चाणक्य। कौन थे इनके मंत्री? चाणक्य थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट है चंद्रगुप्त सेलुकस युद्ध कब हुआ था? चंद्रगुप्त सेलुकस युद्ध कब हुआ था? तो 305 BC में हुआ था। किस स्थान पर हुआ था? तो सिंधु नदी किनारे में हुआ था। सिंधु नदी किनारे में हुआ था। और परिणाम क्या आया था? तो चंद्रगुप्त विजयी होता है। जो चंद्रगुप्त मौर्य है ये आपके विजयी होते हैं। सेलुकस की पुत्री हेलेना का चंद्रगुप्त से विवाह होता है। जो सेलुकस की पुत्री हैं उनकी नाम है हेलेना। हेलेना से जो है चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह होता है युद्ध हारने के बाद। सेलुकस का राजदूत मेगास्थनीज भारत आया। ध्यान रखिएगा, जो मेगास्थनीज है किसका राजदूत था? तो सेलुकस का राजदूत था। सेलुकस का राजदूत था। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त द्वारा सेलुकस से प्राप्त क्षेत्र। चंद्रगुप्त द्वारा जो है सेलुकस से कौन कौन सा क्षेत्र आपके प्राप्त होता है? तो एरिया हेरात मिलता है। जब चंद्रगुप्त और सेलुकस का युद्ध होता है उसमें सेलुकस पराजित हो जाता है। तो सेलुकस के द्वारा जो है चंद्रगुप्त मौर्य को कुछ क्षेत्र दिया जाता है। कौन कौन सा क्षेत्र? तो एरिया जिसे आज हेरात बोला जाता है, अराकोसिया जिसे आज कंधार बोला जाता है, दोनों अफगानिस्तान में स्थित है। उसके बाद है जेंड्रोसिया मकरान को दिया जाता है, वर्तमान में मकरान। उसके बाद है पेरिपिनिस्दाई, वर्तमान में जो काबुल है। तो काबुल को भी आपके सेलुकस
निकटर के द्वारा जो है चंद्रगुप्त को दिया जाता है। तो कौन कौन सा क्षेत्र मिलता है? हेरात, कांधार, मकरान और काबुल क्षेत्र आपके चंद्रगुप्त मौर्य को मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट है बिंदुसार। बिंदुसार के बारे में देखिए, जो बिंदुसार का शासनकाल है 298 से 273 बीसी तक जो है बिंदुसार का शासनकाल है। इनके पिता कौन है? तो चंद्रगुप्त मौर्य आपके बिंदुसार के पिताजी हैं। माता का नाम क्या है? तो दुर्धरा। दुर्धरा जो है आपके माता का नाम है। पत्नी धम्मा सुभद्रांगी। धम्मा सुभद्रांगी जो है पत्नी का नाम है। सिजेरियन तकनीक से जन्म लेने वाला प्रथम शासक कौन है? तो बिंदुसार है। सिजेरियन तकनीक से जन्म लेने वाला प्रथम शासक कौन था? बिंदुसार था। और इसके मंत्री कौन कौन थे? तो चाणक्य। कौन थे? चाणक्य बिंदुसार का ही मंत्री रहे। और एक मंत्री चाणक्य के बाद कौन रहते हैं? तो खल्लाटक। खल्लाटक जो है आपके बिंदुसार के मंत्री भी रहते हैं। जो बिंदुसार के अन्य नाम के बारे में देखिए, बिंदुसार के नाम, तो पुराण में इन्हें भद्रसार और बारीसार बोला जाता है। पुराण में जो है बिंदुसार को भद्रसार और बारीसार बोला जाता है। जैन ग्रंथ में सिंह सेन बोला जाता है। यूनानी ग्रंथ में अमित्र चेटस और अमित्रो चेडीज बोला जाता है। चीनी ग्रंथ में बिंदुपाल बोला जाता है बिंदुसार को। और संस्कृत ग्रंथ में अमित्रघात बोला जाता है संस्कृत ग्रंथ में बिंदुसार को। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है अशोक। जो अशोक है इनका शासनकाल कब से कब तक रहता है? तो 273 बीसी से 232 बीसी तक, ईसा पूर्व तक जो है अशोक का शासनकाल रहता है। अशोक के पिता कौन है? तो बिंदुसार जो है अशोक के पिता हैं। माता का नाम क्या है? तो सुभद्रांगी जो है माता का नाम है। माता का अन्य नाम क्या है? तो धम्मा है। माता का अन्य नाम क्या है? धम्मा है। उसके बाद है पासादिका है। माता के अन्य नाम धम्मा पासादिका, जनपद कल्याणी। और जो अशोक के पुत्र कौन कौन है? तो अशोक के पुत्र हैं जालौक, महेंद्र, तीबर, कुणाल आदि आपके जो है अशोक के पुत्र हैं। पुत्री कौन है? तो संघमित्रा। आप लोग संघमित्रा के बारे में जानते भी होंगे कि ये आपकी श्रीलंका जाती है बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए। संघमित्रा, चारुमती। और मंत्री कौन है? तो मंत्री जो हैं राधा गुप्त है। मंत्री कौन है? राधा गुप्त है। नेक्स्ट है पत्नी। पत्नी का नाम क्या है? देवी, पद्मावती, कारुबाकी और तीबर उनके पत्नी का नाम है। अशोक का अन्य नाम क्या है? तो अशोक का अन्य नाम है, विष्णु पुराण में अशोक को अशोक वर्धन बोला जाता है। मस्की अभिलेख में बुद्ध शाक बोला जाता है। भब्रू लेख में मगधाधिराज बोला जाता है। बराबर गुहा लेख में पेई दशिस राजा बोला जाता है। कंगन हल्ली में रानियों अशोक बोला जाता है। उसके बाद है देबा नाम पिए प्रियदर्शी, रुमनदेई, निगलिबा, रूपनाथ वे गिरनार के जो अभिलेख है उसमें जो है देबा नाम पिए प्रियदर्शी बोला जाता है अशोक को। उसके बाद है महाराज कुमार जो है पन गोरारिया अभिलेख में मिलता है। पन गोरारिया अभिलेख में जो है महाराज कुमार मिलता है अशोक का नाम को। उसके बाद है अशोक। जो अशोक नाम है ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये किस किस अभिलेख से मिलता है? तो मस्की अभिलेख, गुर्जरा अभिलेख, नेतुर अभिलेख एवं उडे गोलन लेख से जो है अशोक नाम मिलता है। अशोक के अभिलेख के बारे में देखिए,
तो जो अशोक के अभिलेख है इसके खोजकर्ता कौन है? तो टी फेंथलर है, टी फेंथलर है। और कब खोजा गया? 1750 ईस्वी में खोजा गया है। सबसे पहले जो अशोक का अभिलेख है किसके द्वारा पढ़ा गया है? ये पूछा हुआ सवाल है यूपीएससी का। तो सबसे पहले जो अशोक का अभिलेख है उसे किसके द्वारा पढ़ा गया था? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था, जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था दिल्ली टोपरा अभिलेख को, दिल्ली टोपरा अभिलेख को। अभिलेखों का लेखक, जो अभिलेखों का लेखक कौन है? तो चापड़ है। जो अभिलेखों का लेखक कौन है? तो चापड़ जो है अभिलेखों का लेखक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, अशोक के अभिलेखों की लिपि क्या है? अशोक जो है इनके अभिलेख, जो अभिलेख है उसकी लिपि क्या है? तो अरमाइक, अरमाइक जो लिपि है कहाँ से मिलता है? तो लघमान एवं तक्षशिला से। जो अरमाइक लिपि वाला अभिलेख कहाँ से मिलता है? तो लघमान एवं तक्षशिला से मिलता है। खरोष्टी लिपि का जो अभिलेख है कहाँ से मिलता है? तो शहबाज गढ़ी एवं मानसेहरा से, शहबाज गढ़ी एवं मानसेहरा से। ब्राह्मणी लिपि का अभिलेख कहाँ से मिलता है? तो अन्य समस्त स्तंभ एवं गुहा लेख से मिलता है। लघमान एवं तक्षशिला को छोड़ के, लघमान एवं तक्षशिला को छोड़ के, साथ ही शहबाज गढ़ी मानसेहरा को छोड़ के। और तीसरा द्विभाषिक, द्विभाषिक जो आपके अभिलेख है ये कहाँ से मिलता है? तो सरेकुना अभिलेख है जो आपके अरामाइक और यूनानी लैंग्वेज में लिखा गया है। एक ही अभिलेख में जो है दो लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया था, अरामाइक यूनानी लैंग्वेज का। अरामाइक एक हो गया, दूसरा यूनानी हो गया, जिसे सरेकुना अभिलेख बोला जाता है, सरेकुना से मिला था। ठीक है, बाकी इन तीनों अभिलेख के छोड़ के जो है बाकी जो भी आपके अभिलेख मिलता है उन सभी में जो है अनसमस्त स्तंभ एवं गुहा लेख में जो है ब्राह्मणी लिपि का आपके प्रयोग मिलता है, ब्राह्मणी लिपि का प्रयोग मिलता है। इतना आपको ध्यान में रखना है। बिहार में स्थित अशोक के अभिलेख के बारे में देखिए, तो जो लघु शिलालेख है कहाँ पर स्थित है? तो सासाराम में स्थित है। उसके बाद स्तंभ लेख के बारे में देखिए, जो स्तंभ लेख आपके स्थित है लौरिया जो आपके स्तंभ लेख है ये आपके कहाँ पर मिलता है? तो नंदनगढ़ पश्चिम चंपारण में। लौरिया स्तंभ लेख कहाँ पर मिलता है? तो नंदनगढ़ पश्चिम चंपारण में मिलता है। लौरिया स्तंभ लेख कहाँ पर मिलता है? एक आपके मिलता है नंदनगढ़ पश्चिम चंपारण में, एक मिलता है अरेराज पूर्वी चंपारण में। नेक्स्ट है रामपुरवा स्तंभ लेख कहाँ पर मिलता है? तो पश्चिम चंपारण में मिलता है, पश्चिम चंपारण में मिलता है। गुहा लेख, अशोक का गुहा लेख जो है बराबर पहाड़ी गया से मिलता है। अशोक का जो गुहा लेख है ये कहाँ पर मिलता है? तो बराबर पहाड़ी गया से मिलता है। और इसके खोजकर्ता कौन है? तो इसके जो खोजकर्ता हैं हेरिंगटन है। कौन है? हेरिंगटन इसके खोजकर्ता हैं। इनके द्वारा कब खोज किया गया? तो 1785 में खोज किया गया था। अशोक कालीन विदेशी शासक कौन है? अशोक कालीन विदेशी शासक के बारे में देखिए, उस समय जो है एंटीओकस के शासक कौन थे? तो भारतीय नाम जो है अंतियोक था। भारतीय नाम जो आपके हैं एंटीओकस के शासक का अंतियोक था। और जो अंटियोकस है वर्तमान को आपके जो वर्तमान में जो है सीरिया है उसे बोला जाता था, वर्तमान में जो सीरिया है उसे बोला जाता था अंटियोकस राज। नेक्स्ट है टॉलमी फिलाडेल्फस। इसका भारतीय नाम क्या था? तो तुर्मे था। टॉलमी फिलाडेल्फस का जो भारतीय नाम क्या है? तुर्मे है। और वर्तमान देश आपके मिस्र में टॉलमी फिलाडेल्फस का वर्तमान में आपकी विस्तार था। यहाँ पर देखिए जो एंटीओकस है, एंटीओकस नाम है, इसका भारतीय नाम क्या है? तो अंतियोक है, जो सीरिया वर्तमान के सीरिया में इनका राज था। और जो टॉलमी फिलाडेल्फस है इनका भारतीय नाम क्या है? तो तुर्मे है, तुर्मे है। और वर्तमान में जो मिस्र है वहाँ पर इनके राज का विस्तार था। उसके बाद नेक्स्ट है एंटीगोनस। एंटीगोनस, इसके पहले एंटीयोकस देखे, अब देखिए एंटीगोनस। इनका भारतीय नाम क्या था? तो अंतकिनी था, अंतकिनी। और किस देश में इनका विस्तार था? तो मकदूनिया में इनका विस्तार था।
उसके बाद है मगध, मगध नहीं मगध, मगध में तो यही थे, खुद अपने आप अशोक ही थे। मगध, जो मगध है, मगध का भारतीय नाम क्या है? तो मग है। और किस देश में इनका राज था वर्तमान में? तो साइरिन या सीरीन में, साइरिन या सीरीन में जो है मगध राज का विस्तार था, साइरिन या सीरीन में। नेक्स्ट है एलेक्जेंडर, जो एलेक्जेंडर है इनका भारतीय नाम क्या था? तो अलिक सुंदर। अलेक्जेंडर का भारतीय नाम क्या था? अलिक सुंदर भारतीय नाम था। और किस देश में इनका विस्तार था? तो एपीरस में इनका विस्तार था, एपीरस में इनका विस्तार था। मौर्यकालीन प्रांत एवं राजधानी के बारे में देखिए, मौर्यकालीन प्रांत एवं राजधानी के बारे में देखिए। तो जो उत्तरापथ है इसकी राजधानी कहाँ पर था? तो तक्षशिला में था। कहाँ पर था? तक्षशिला में थे। उसके बाद जो अवंती है इसकी राजधानी कहाँ पर था? उज्जैनी। कहाँ था? उज्जैनी में था। उज्जैनी में आपके अवंती का राजधानी था। महिबमती उज्जैनी को बोला जाता है। जो दक्षिणापथ है इसकी राजधानी कहाँ पर था? तो सुवर्णगिरी में इसकी राजधानी था। उसके बाद है प्राची की राजधानी पाटलिपुत्र में था। कलिंग की राजधानी आपके तोसी में था। इतना आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है शुंग वंश के बारे में देखिए। तो जो शुंग वंश का संस्थापक कौन था? तो पुष्यमित्र शुंग आपके शुंग वंश का संस्थापक था। और पुष्यमित्र शुंग के द्वारा 2 आपके अश्वमेध यज्ञ किया जाता है। पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित कौन थे? तो पतंजलि थे। कौन थे? पतंजलि थे। धनदेव का अयोध्या अभिलेख से जो है 2 अश्वमेध यज्ञ कराने का साक्ष्य मिलता है। और जो आपके पुष्यमित्र शुंग है इनके द्वारा सेनानी, औद, भिज, कौशलाधिप आदि की उपाधि धारण किया गया था। सेनानी, औद, भिज, कौशलाधिप का उपाधि धारण किया गया था पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। कुल कितने शासक होते हैं आपके शुंग वंश में? तो 10 शासक होते हैं। अंतिम शासक कौन है? तो देवभूति है। अंतिम शासक कौन है? तो देवभूति है। और राजधानी कहाँ पर था? तो पाटलिपुत्र आपके राजधानी था। नेक्स्ट है कण्व वंश, संस्थापक कौन है? तो याद रखिएगा वासुदेव संस्थापक हैं। अंतिम शुंग शासक देवभूति की हत्या करके जो है वासुदेव कण्व वंश की स्थापना करते हैं। अंतिम शासक कौन है? तो सुवर्मा जो है कण्व वंश का अंतिम शासक है। उसके बाद है ब्राह्मण वंश, जो कण्व वंश है, जो कण्व वंश है, ध्यान रखिएगा इसे ब्राह्मण वंश भी बोला जाता है। इसमें कुल 4 शासक थे। कौन कौन? वासुदेव जो आपके कण्व वंश का संस्थापक थे, नारायण, भूमिमित्र और सुवर्मा। जो सुवर्मा है कण्व वंश का अंतिम शासक है। कण्व वंश का जो है अंतिम शासक कौन है? तो सुवर्मा है। संस्थापक कौन है? तो वासुदेव हैं। नेक्स्ट है बिंदुसार के दरबार में रहने वाला आजीवक भविष्यवक्ता कौन था? तो पिंगलवत्स था। अशोक के सम्राट बनने की भविष्यवाणी कौन करता है? तो पिंगलवत्स ही करता है। बिंदुसार द्वारा सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम से जो है एंटियोकस, जिसका भारतीय नाम क्या था? तो अंतियोक था। क्या नाम था? यंतियोक इसका भारतीय नाम था। तो बिंदुसार द्वारा सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम से जो है मांगी गई वस्तु, क्या क्या मांगा गया था? तो मांगा गया था अंगूरी मदिरा, शायद होना चाहिए अंगूर का मदिरा से, ठीक देख लीजिएगा इसे। अंगूरी मदिरा, सूखी अंजीर और एक दार्शनिक। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, तो आपके जो ये अंगूरी मदिरा और सूखी अंजीर जो आपके एंटियोकस हैं इनके द्वारा तो बिंदुसार को भेजा गया, जबकि एक दार्शनिक को नहीं भेजा गया था। ठीक है। चंद्रगुप्त के साथ श्रवण बेलगोला जाने वाला जैन आचार्य कौन है? तो भद्रबाहु है। प्राचीन काल में सबसे बड़ी मंत्री परिषद थी, तो किसका था? बिंदुसार का था। नोट कीजिएगा, प्राचीन काल में सबसे बड़ी मंत्री परिषद किसका था? तो बिंदुसार का ही था। नेक्स्ट है बिंदुसार के प्रथम पुत्र कौन है? सुसीम जो सबसे बड़ा है, अशोक तीव्र सबसे छोटा है। सबसे बड़ा पुत्र कौन है?
बिंदुसार के, तो सुसीम है सबसे बड़ा पुत्र है। जो अशोक है, अशोक तीव्र ये सबसे छोटा पुत्र था। नेक्स्ट है पाल वंश। पाल वंश युगीन बिहार के बारे में देखिए। जो पाल वंश है इसका संस्थापक कौन है, तो गोपाल इसका संस्थापक है। और पाल वंश की स्थापना जो है 1750 में किया गया था गोपाल के द्वारा। और जो गोपाल है इनका जो शासनकाल है 1750 से 1770 तक रहता है। मगध पर अधिकार किसके द्वारा किया जाता है, तो गोपाल के द्वारा किया जाता है। जो उदंतपुरी विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना भी जो है गोपाल के द्वारा ही किया जाता है। जो गोपाल है उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा किया जाता है, तो गोपाल के द्वारा ही किया जाता है। नेक्स्ट है धर्मपाल। जो धर्मपाल है इनका शासनकाल 1770 से 1810 तक रहता है। इनको कौन सी उपाधि दी जाती है, तो उत्तरापथ स्वामी। ये पूछा जाता है कि उत्तरापथ स्वामी की उपाधि किसे दी गई है, तो धर्मपाल को दिया गया है। धर्मपाल को दिया गया है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर में स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो भागलपुर में स्थित है इसकी स्थापना धर्मपाल के ही द्वारा किया गया था। सोमपुरी बिहार का निर्माण जो है धर्मपाल के द्वारा ही किया गया था। उसके बाद है देवपाल। इनका शासनकाल जो है 810 से 850 तक रहता है। राजधानी मुंगेर रहता है। प्रतिहार शासक मिहिर भोज पर विजय कौन हासिल करते हैं, तो देवपाल हासिल करते हैं। नालंदा में जावा के शासक बालपुत्र देव द्वारा छात्रावास का निर्माण कराया जाता है। तो देवपाल के शासनकाल के समय ही नालंदा का आचार्य वीरदेव होते हैं। नालंदा का आचार्य कौन होते हैं, तो आचार्य वीरदेव होते हैं देवपाल के शासनकाल के समय। ये भी क्वेश्चन पूछा आपसे जा सकता है। उसके बाद है मगध का उत्तर गुप्त वंश। मगध का उत्तर गुप्त वंश राजधानी पाटलिपुत्र है। संस्थापक कृष्णगुप्त हैं। और अभिलेख अप्सरगढ़ लेख, अप्सरगढ़ से इसकी जानकारी मिलता है। नेक्स्ट है सेन वंश। इसके संस्थापक कौन थे, तो सामंत सेन इसके संस्थापक थे। सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन थे, तो विजय सेन जो है सर्वाधिक शक्तिशाली शासक थे। कर्नाट वंशीय नानदेव पर विजय किसके द्वारा हासिल किया गया था, तो कर्नाट वंशीय नानदेव पर विजय जो हासिल किया गया था विजय सेन के द्वारा ही हासिल किया गया था। उसके बाद है बल्लाल सेन दान सागर वे अद्भुत सागर नामक ग्रंथों की रचना किसके द्वारा किया गया था, तो सामंत सेन के द्वारा किया गया था। सामंत सेन के द्वारा किया गया था। उसके बाद है अंतिम शासक कौन है सेन वंश का, तो लक्ष्मण सेन है। दरबारी कवि कौन है, तो गीत गोविंद के रचयिता जयदेव। नोट कीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जा सकता है कि जो जयदेव हैं किसके दरबारी कवि थे, तो लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे। लक्ष्मण सेन का संबंध किस वंश से, तो सेन वंश से इसका संबंध है। बख्तियार खिलजी द्वारा आपके जो है लक्ष्मण सेन को पराजित किया जाता है। बख्तियार खिलजी के द्वारा जो है लक्ष्मण सेन को पराजित किया जाता है। बोला जाता है कि जब बख्तियार खिलजी का आक्रमण लक्ष्मण सेन पर होता है तो लक्ष्मण सेन जो है अपने महल छोड़ के भाग जाता है, अपना महल छोड़ के आपके भाग जाता है। देखिए हमको नींद टाइप का थोड़ा आ रहा है, पता है क्यों आ रहा है, सुबह सुबह ही हमने खांसी वाला जो होता है ना पटना यूनिवर्सिटी में मिलता है सिरफ, उसको पी लिए हैं तो लग रहा है कि नींद टाइप का, लेकिन नींद आ नहीं रहा, लेकिन नींद टाइप का महसूस हो रहा है अंदर अंदर से। नेक्स्ट है कि मिथिला का कर्नाट वंश। मिथिला का कर्नाट वंश इसका संस्थापक कौन है, तो जो मिथिला का कर्नाट वंश है इसका संस्थापक है नानदेव। कौन है, नानदेव जो है मिथिला का कर्नाट वंश का संस्थापक है। मिथिला ये पूछा जा चुका है बीपीएससी के द्वारा कि जो मिथिला का कर्नाट वंश है इसका संस्थापक कौन है और इसका अंतिम शासक कौन है, ये दोनों चीज़ पूछा जा चुका है। और साथ ही जो मिथिला का कर्नाट वंश है इसकी राजधानी कहाँ पर था, ये तीन चीज़ पूछा जा चुका है। तो देखिए संस्थापक कौन है, तो नानदेव आपके जो हैं मिथिला का कर्नाट वंश के संस्थापक हैं। इसमें पाल वंशीय जब नानदेव आपके मिथिला का कर्नाट वंश पर शासन कर रहा था तो उस समय जो आपके पाल वंश था वहाँ पर शासक कौन थे, तो रामपाल का समकालीन है कौन, नानदेव।
जो पाल वंशीय रामपाल हैं उनके समकालीन हैं। नान्यदेव उपाधि जो नान्यदेव हैं इनके द्वारा कर्नाट कुलभूषण की उपाधि लिया गया था। कर्नाट कुलभूषण का उपाधि लिया गया था। और राजधानी कहाँ पर है? तो सिमरावगढ़ वर्तमान नेपाल में जो है राजधानी है। राजधानी कहाँ पर है? सिमरावगढ़ वर्तमान नेपाल में जो है मिथिला का कर्नाट वंश का राजधानी था नान्यदेव के समय। प्रमुख प्रशासक कौन थे? तो नरसिंहदेव आपके प्रमुख प्रशासक थे। बख्तियार खिलजी को नजराना दिया था, किसने दिया था? तो नरसिंहदेव ने ही जो है बख्तियार खिलजी को नजराना दिया था। नेक्स्ट है हरि सिंह देव जो है गयासुद्दीन तुगलक के बंगाल अभियान के समय शासक थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो हरि सिंह देव हैं गयासुद्दीन तुगलक के बंगाल अभियान के समय आपके शासक थे। पंजी प्रबंधन का विकास हरि सिंह के समय में होता है। मिथिला का स्वर्ण युग जो है हरि सिंह देव के शासन काल को ही जो है मिथिला का स्वर्ग बोला जाता है। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन थे? तो हरि सिंह देव थे। पहला संस्थापक कौन थे? तो नानदेव, नोट कीजिएगा, नानदेव आपके संस्थापक थे। राजधानी कहाँ पर है? तो सिमरावगढ़ है। और अंतिम शासक कौन है? तो हरि सिंह देव हैं। नेक्स्ट है परीक्षा दृष्टि। तो पाल वंश का अंतिम शासक कौन है? तो रामपाल है। कौन है? रामपाल। जो रामपाल है, रामपाल के ही समकालीन कौन थे? नानदेव कौन थे? तो मिथिला का कर्नाट वंश के शासक थे। उसके बाद है कैवर्त विद्रोह के समय शासक कौन थे? तो रामपाल थे। कवि का नाम है सुड्डुल, शायद ये होना चाहिए, कवि सुड्डुल द्वारा उत्तरापथ स्वामी की उपाधि किसे दी गई? तो धर्मपाल को दिया गया है। इसका उच्चारण एक बार कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। कवि सुड्डुल द्वारा उत्तरापथ स्वामी की उपाधि किसे दी गई है? तो धर्मपाल को दिया गया है। उदंतपुरी महाविहार किस नदी के किनारे स्थित है? जो उदंतपुरी महाविहार है, उदंतपुरी महाविहार किस नदी किनारे स्थित है? तो पंचानन नदी के किनारे स्थित है। पंचानन नदी के किनारे स्थित है उदंतपुरी महाविहार। आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि जो उदंतपुरी महाविहार है, उदंतपुरी महाविहार जो है किस शहर में स्थित था? आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट है बिहार में बौद्ध एवं जैन धर्म। बिहार में जन्मे जैन तीर्थंकर के बारे में समझिए। तो 10वें तीर्थंकर कौन है? तो शीतलनाथ, इनका जन्म बिहार में होता है। 12वें तीर्थंकर जैन धर्म के बसुपूज हैं, जिनका जन्म बिहार के चंपापुरी भागलपुर के निकट में होता है। 19वें जैन तीर्थंकर मल्लीनाथ, इनका जन्म मिथिला में होता है। 20वें तीर्थंकर सुब्रतनाथ, इनका जन्म राजगिरी में होता है। 21वें तीर्थंकर नमीनाथ, इनका जन्म मिथिला में होता है। महावीर और बिहार के बारे में समझिए। तो जो महावीर हैं इनका जन्म वैशाली में होता है। कहाँ पर होता है? वैशाली में महावीर का जन्म होता है, बसाड़ मुजफ्फरपुर में। कैबल की प्राप्ति इनको रिजुपालका नदी के तट पर, कैबल की प्राप्ति कहाँ पर होता है? तो रिजुपालका नदी के तट पर। जरम्बिक ग्राम में साल वृक्ष के नीचे, जरम्बिक गांव में जो है साल वृक्ष के नीचे कैबल की प्राप्ति होता है महावीर को। प्रथम उपदेश महावीर जैन कहाँ पर देते हैं? तो राजगिरी में बराकर नदी के तट पर, राजगिरी में बराकर नदी के तट पर विपुलाचल पहाड़ी पर। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि पहला उपदेश आपके गौतम बुद्ध कहाँ पर देते हैं? तो सारनाथ में देते हैं। तो उसी प्रकार से जैन धर्म के जो तीर्थंकर हैं महावीर, ये अपना पहला उपदेश कहाँ पर देते हैं? तो राजगिरी में बराकर नदी के तट पर विपुलाचल पहाड़ी पर। प्रथम वर्षावास इनका कहाँ पर होता है? तो अस्तिका ग्राम में इनका प्रथम वर्षावास होता है। निर्वाण की प्राप्ति मतलब मृत्यु कहाँ पर होता है? तो पावापुरी में होता है, राजगिरी के समीप है। पावापुरी में होता है, राजगिरी के समीप है। परीक्षा दृष्टि से पॉइंट देखिए। तो बिहार में निर्माण प्राप्त करने वाले
तीर्थंकरों की संख्या कितना है? तो 2 तीर्थंकर हैं, महावीर पावापुरी में, बसुपूज चंपा में। बिहार में निर्माण प्राप्त करने वाले तीर्थंकरों की संख्या कितना है जैन तीर्थंकर? तो 2 हैं। एक का नाम है महावीर, जिनका पावापुरी में महापरिनिर्वाण होता है, और एक आपका है बसुपूज, जिनका चंपा में निर्माण प्राप्त होता है। निर्माण मतलब कि उनकी मृत्यु कहाँ पर होती है? तो पावापुरी में होती है महावीर की, और जो बसुपूज हैं इनकी मृत्यु चंपा में होती है। सम्मेद शिखर, झारखंड सम्मेद शिखर पर निर्माण प्राप्त करने वाले तीर्थंकरों की संख्या कितनी है? तो 20 है। कितना है? 20 है। नेक्स्ट है प्रथम जैन संगति और द्वितीय जैन संगति के बारे में देखिए। जो प्रथम जैन संगति है ये कहाँ पर होता है? पाटलिपुत्र में होता है। किसकी अध्यक्षता में होता है? तो अस्तुलभद्र की अध्यक्षता में होता है। किस वर्ष होता है? तो 310 ईसा पूर्व में होता है। इसका परिणाम क्या होता है? तो लुप्त ग्रंथों का संकलन, श्वेतांबर व दिगंबर में विभाजन। ठीक है, सुप्त ग्रंथों का संकलन होता है और श्वेतांबर व दिगंबर में आपके विभाजन होता है। द्वितीय जैन संगति कहाँ पर होता है? तो वल्लभी गुजरात में होता है। अध्यक्ष कौन होते हैं? तो देवधी क्षमा श्रवण। जबकि जो पहला जैन संगति होता है उसमें अध्यक्ष होते हैं अस्तुलभद्र होते हैं। कब होता है? 512 ईस्वी में होता है। जबकि पहला जो है 310 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 310 ईसा पूर्व में हुआ था। 310 BC में हुआ था। परिणाम ग्रंथों का संकलन होता है। यहाँ पर भी द्वितीय जैन संगति में जो आपके जो है द्वितीय जैन संगति होता है, यहाँ पर भी ग्रंथों का संकलन किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है बौद्ध संगति के बारे में। देखिए, इसका पहले जैन के बारे में देखा, अब देखिए बौद्ध संगति के बारे में। प्रथम बौद्ध संगति कब होता है? तो 483 ईसा पूर्व में होता है। कहाँ पर होता है? राजगिरी के सप्तपर्णी गुफा में होता है। कहाँ पर होता है? राजगिरी के सप्तपर्णी गुफा में होता है। प्रमुख कार्य क्या है? तो सूत एवं विनय पिटक का संकलन किया जाता है। और प्रथम जब बौद्ध संगति का आयोजन किया जाता है तो उस समय शासक कौन होते हैं? तो अजात शत्रु होते हैं। और अध्यक्ष कौन होते हैं? तो महाकश्यप आपके अध्यक्ष होते हैं। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कब होता है? 383 ईसा पूर्व में होता है। कहाँ पर होता है? वैशाली में होता है। अध्यक्ष कौन होते हैं? सुब्बा कामी होते हैं। शासक कालाशोक होते हैं। प्रमुख कार्य अस्तवीर एवं महासंघिक में विभाजन। अस्तवीर एवं महासंघिक में आपकी विभाजन हो जाता है। नेक्स्ट है तृतीय बौद्ध संगति। तृतीय बौद्ध संगति कहाँ पर होता है? तृतीय जो बौद्ध संगति है ये कहाँ पर होता है? तो पाटलिपुत्र में होता है। कहाँ पर होता है? पाटलिपुत्र में होता है। तो देख लीजिए, तृतीय जो बौद्ध संगति है कब होता है? 247 ईसा पूर्व में होता है। कहाँ पर होता है? पाटलिपुत्र में होता है। अध्यक्ष कौन है? तो मोगली पुतस इसके अध्यक्ष हैं। शासक अशोक हैं। प्रमुख कार्य अभिधम पिटक का संकलन किया जाता है। अभिधम पिटक का संकलन किया जाता है। चतुर्थ बौद्ध संगति कहाँ पर होता है? तो कुंडलवन जम्मू कश्मीर में होता है। पहली शताब्दी में होता है। कब होता है? पहली शताब्दी में होता है। शासक कौन होते हैं? तो कनिष्क आपके शासक होते हैं। प्रमुख कार्य क्या है? तो हीनयान एवं महायान में जो आपके विभाजन हो जाता है। किसका? बौद्ध धर्म का। बौद्ध धर्म का जो है विभाजन हीनयान और महायान में होता है। कब? तो चतुर्थ बौद्ध संगति में होता है। और अध्यक्ष कौन है? तो वसुमित्र वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और उपाध्यक्ष के बारे में खूब पूछा जाता है कि चतुर्थ बौद्ध संगति का उपाध्यक्ष कौन है? तो अश्व घोष है। अश्व घोष है, इतना आपको ध्यान में रखना है। बिहार में स्थित बौद्ध महाविहार के बारे में देखिए। कुम्हरार महाविहार कहाँ पर स्थित है? पटना में स्थित है। कुम्हरार महाविहार कहाँ पर है? तो पटना में स्थित है। तिलधक महाविहार कहाँ पर अवस्थित है? तो नालंदा के समीप तिल्लास गांव में अवस्थित है। नालंदा के समीप जो है तिल्लास गांव में अवस्थित है। जगदल महाविहार अवस्थिति गंगा व तोया नदी के संगम पर जगदल गांव बांग्लादेश में स्थित है। संस्थापक पाल वंशीय शासक रामपाल जगदल महाविहार के संस्थापक थे। लौरिया नंदनगढ़
लौरिया नंदनगन महाविहार इसकी स्थिति कहाँ पर है? तो वर्तमान बेतिया में पश्चिमी चंपारण जिला में स्थित है और टकसाल के साथ मिलता है लौरिया नंदनगढ़ महाविहार से। नेक्स्ट है श्वेतपुर महाविहार। श्वेतपुर महाविहार इसकी अवस्थिति कहाँ पर है? तो हाजीपुर के निकट चेचर ग्राम में जो है श्वेतपुर महाविहार स्थित है। विशाल स्तूप कहाँ पर स्थित है? तो श्वेतपुर महाविहार में। संभवतः आनंद के द्वारा बनवाया गया है श्वेतपुर महाविहार। किसके द्वारा? संभवतः जो आनंद के द्वारा बनवाया गया है। नेक्स्ट है बिहार स्थित प्राचीन विश्वविद्यालय। बिहार स्थित प्राचीन विश्वविद्यालय में क्या है? नालंदा विश्वविद्यालय। इसके संस्थापक कौन है? कुमारगुप्त प्रथम जो है नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक हैं। और 3 पुस्तकालय थी, रत्नासागर, रत्नोद्दी, रत्नासागर, रत्नोद्दी, रत्न रंजन। नेक्स्ट है राहुल, यहाँ पर लिखा गया है कुलपति शीलभद्र ह्वेनसांग के समय। जब ह्वेनसांग आपके भारत में आता है तो उस समय जो नालंदा विश्वविद्यालय है उसके कुलपति कौन थे? तो शीलभद्र थे। धर्मपाल शीलभद्र से पूर्व आपके जो धर्मपाल जो है कुलपति रहते हैं नालंदा विश्वविद्यालय के, लेकिन ये शीलभद्र से पूर्व ही रहते हैं। राहुल मित्र इत सिंह के समय जो है कुलपति रहते हैं नालंदा विश्वविद्यालय में। राहुल श्री भद्र अंतिम कुलपति हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है कि नालंदा विश्वविद्यालय के अंतिम कुलपति कौन थे? तो राहुल श्री भद्र थे। संस्थापक जो उदंतपुरी विश्वविद्यालय है इसका संस्थापक कौन है? तो गोपाल आपके इसका संस्थापक है। और ध्यान रखिएगा कि जो उदंतपुरी ये कहाँ पर अवस्थित है? वर्तमान में बिहार शरीफ में स्थित है। उदंतपुरी तंत्र विद्या का केंद्र था उदंतपुरी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में समझिए। जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है कोसी एवं गंगा के संगम पर स्थित है विक्रमशिला विश्वविद्यालय। संस्थापक कौन है? धर्मपाल। और धर्मपाल के द्वारा कौन सी उपाधि धारण किया गया था? तो विक्रमशील की उपाधि धारण किया गया था। वज्रयान संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है। वज्रयान संप्रदाय का प्रमुख केंद्र कौन है? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो भागलपुर में स्थित है। प्रमुख विद्वान दीपशंकर, श्री ज्ञान, अतीश, बेरोचन, रक्षित, उभयंकर, गुप्त आदि जो है प्रमुख विद्वान थे। प्राचीन बिहार समाप्त हो गया। अब शुरू होता है मध्यकालीन बिहार शुरू होता है। इसमें पहला पॉइंट है बख्तियार खिलजी का आक्रमण से। तो 12वीं सदी के अंत में जो है आक्रमण किया गया था किसके द्वारा? बख्तियार खिलजी के द्वारा बिहार पर। इसने नालंदा, विक्रमशिला, उदंतपुरी विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया। नालंदा विश्वविद्यालय नालंदा में स्थित है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर में, उदंतपुर विश्वविद्यालय बिहार शरीफ में स्थित है। तो इन सभी विश्वविद्यालयों को जो है बख्तियार खिलजी नष्ट कर देता है। स्रोत जो है तबकात ए नासरी, रियाज उस सलातीन। तबकात ए नासरी, रियाज उस सलातीन में बताया गया है इन सभी के बारे में। मृत्यु अली मर्दान नामक सैनिक अधिकारी द्वारा जो है बख्तियार खिलजी की हत्या कर दी जाती है। किसके द्वारा? अली मर्दान नामक सैनिक अधिकारी के द्वारा जो है बख्तियार खिलजी की हत्या कर दी जाती है। नेक्स्ट है समकालीन बिहार शासक। जो बख्तियार खिलजी है उसके समकालीन कौन कौन बिहार के शासक थे? तो मगध के गोविंद पाल थे, मुंगेर के इंद्र धूमन थे, उत्तर बिहार का कर्नाट वंशीय नरसिंह देव थे। इसने नजराना पेश किया था किसके सामने? तो बख्तियार खिलजी के सामने। नजराना क्यों पेश किया जाता था? ताकि जो आक्रमणकारी हो, जो भी राज्य नजराना दे रहा हो उस पर आक्रमण ना करे। नेक्स्ट है चेरो राजवंश। जो चेरो राजवंश है इसके बारे में देखिए। इसका उदय जो है पाल वंश के पतन के बाद होता है। चेरो राजवंश का उदय जो है
पाल वंश के पतन के बाद होता है और किस क्षेत्र में होता है? शाहाबाद, पलामू, चंपारण, सारण, मुजफ्फरपुर में जो है चेरोराज वंश का उत्थान होता है। महानतम शासक कौन है? तो मेदिनी राय, ये पलामू का था। चेरोराज के 4 भाग थे, बिहिया, तिराबन, भोजपुर, चैनपुर, देव, मार्कंडे। चेरोराज के 4 भाग थे, बिहिया, तिराबन, भोजपुर, चैनपुर, देव, मार्कंडे। नेक्स्ट है नुहानी राजवंश, इसका संस्थापक कौन था? तो दरिया खा नुहानी। जो नुहानी राजवंश है इसका संस्थापक है दरिया खा नुहानी। सिकंदर लोदी का प्रशासक कौन था? तो नुहानी राजवंश का दरिया खा नुहानी जो है सिकंदर लोदी का प्रशासक था। प्रथम स्वतंत्र शासक कौन था? बहार खा नुहानी था। प्रथम स्वतंत्र शासक कौन था? बहार खा नुहानी था। शेर शाह सूरी द्वारा नुहानी वंश का अंत कर दिया जाता है। शेर शाह सूरी के द्वारा जो है जो नुहानी वंश है उसे समाप्त कर दिया जाता है। नेक्स्ट है सल्तनतकालीन बिहार। सल्तनतकालीन बिहार के बारे में समझिए। तो पहला है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश बिहार शरीफ, बाढ़, लखनौती पर अधिकार इल्तुतमिश के शासनकाल के समय ही होता है। सबसे पहले समझिए कि 1225 में जो है बिहार पर आक्रमण होता है, इल्तुतमिश के शासनकाल में ही होता है। 1225 में जो है बिहार पर आक्रमण जो है किसके शासनकाल में होता है? तो इल्तुतमिश के शासनकाल में ही होता है। और बिहार शरीफ, बाढ़, लखनौती पर अधिकार कर लिया जाता है। जो इल्तुतमिश का पुत्र है नसीरुद्दीन महमूद द्वारा लखनौती के हिस्समुद्दीन पर विजय किया जाता है। नसीरुद्दीन महमूद द्वारा लखनौती के हिस्समुद्दीन पर विजय किया जाता है। नेक्स्ट है प्रथम सूबेदार। जो इल्तुतमिश है ये प्रथम सूबेदार किसे बनाता है बिहार में? तो मलिक अलाउद्दीन जानी को। मलिक अलाउद्दीन जानी को जो है इल्तुतमिश बिहार में प्रथम सूबेदार बनाता है। उसके बाद नेक्स्ट है इल्तुतमिश के बाद बलबन। बलबन के बारे में समझिए कि बिहार एवं बंगाल का पृथक्करण किसके द्वारा किया गया? तो बलबन के द्वारा किया गया बिहार एवं बंगाल का पृथक्करण। तुगरिल खा के विद्रोह को दबाने हेतु बिहार आया था। कौन? बलबन। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। बलबन जो है बिहार एक बार आता है और किस लिए आता है? तो तुगरिल खा के विद्रोह को दबाने हेतु बिहार आता है। उसके बाद है खिलजी वंश। खिलजी वंश में बंगाल के शासक रुकुनुद्दीन कैकाउस का अधिपत्य था बंगाल पर। बंगाल के शासक रुकुनुद्दीन कैकाउस का अधिपत्य था आपके बंगाल और बिहार पर। दरभंगा के राजा शक्र सिंह द्वारा अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति शेख मोहम्मद इस्माइल पर विजय प्राप्त की। इम्पोर्टेंट है। दरभंगा के राजा शक्र सिंह द्वारा अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति शेख मोहम्मद इस्माइल पर विजय प्राप्त करता है। नेक्स्ट है तुगलक वंश के बारे में समझिए। तो गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा जो है तिरहुत में टकसाल की स्थापना की जाती है। जो तुगलक वंश से संबंधित है, गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा जो है तिरहुत में टकसाल की स्थापना की जाती है। फिरोज शाह तुगलक के बारे में समझिए। जामा मस्जिद का निर्माण दरभंगा में किसके द्वारा करवाया गया? तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा करवाया गया। तिरहुत में बैरनार वंश की स्थापना फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में ही होता है। नेक्स्ट है मुग़ल कालीन बिहार के बारे में समझिए। प्रथम मुग़ल सूबेदार कौन था? तो खान ए खानम मुनीम था। खान ए खानम मुनीम था। अकबर हाजीपुर दुर्ग विजय कब करता है? तो 1574 में करता है। मिथिला विजय कब करता है? 1575 में करता है। बिहार को मुग़ल सूबा घोषित करता है तो कब करता है? 1580 में करता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। बिहार को जो है मुग़ल सूबा कब घोषित किया जाता है? 1580 में। शहजादा खुर्रम का विद्रोह जहांगीर, शहजादा खुर्रम का विद्रोह कहाँ पर होता है? तो बिहार में ही होता है। फर्रुखसियर अजीमाबाद पटना में राज्याभिषेक होता है फर्रुखसियर का। जो फर्रुखसियर है इसका राज्याभिषेक अजीमाबाद पटना में इसका राज्याभिषेक किया जाता है।
बिहार के प्रमुख मुगल सूबेदार के बारे में समझिए। बिहार के प्रमुख मुगल सूबेदार के बारे में समझिए। अकबर काल में सुजात खां, मिर्ज़ा अजीब कोका जो है प्रमुख सूबेदार थे। जहांगीर के शासनकाल में अफजल खां, शाहज़ादा परवेज आपके इम्पोर्टेंट सूबेदार थे जहांगीर के शासनकाल में। शाहजहाँ के शासनकाल में जो है खान ए आलम और शाइस्ता खां इम्पोर्टेंट सूबेदार थे। औरंगजेब के शासनकाल में जो है शहजादा अजीम आपके इम्पोर्टेंट सूबेदार थे। शेर शाह सूरी के बारे में समझिएगा। शेर शाह सूरी, इनका बचपन का नाम क्या था? तो फरीद था। इनका बचपन का नाम फरीद था। पिता हसन खां थे, सासाराम का जागीरदार थे इनके पिता शेर शाह सूरी के, जिनका नाम क्या था? हसन खां। ये सासाराम का जागीरदार थे। इनको उपाधियाँ शेर खां, हजरत ए आला का दिया गया। इनको उपाधि जो है शेर खां एवं हजरत ए आला का दिया गया है। प्रमुख युद्ध चौसा का युद्ध कब होता है? 1539 में होता है शेर शाह और बाबर के बीच में। बिलग्राम का युद्ध कब होता है? 1540 में होता है। प्रमुख जो चौसा युद्ध था 1539 में होता है, जबकि जो बिलग्राम का युद्ध है 1540 में होता है। शेर शाह और हुमायूं के बीच में ही होता है। जो शेर शाह का मकबरा है कहाँ पर स्थित है? तो सासाराम में शेर शाह का मकबरा स्थित है। नेक्स्ट है बिहार के मध्यकालीन अभिलेख के बारे में समझिए। बिहार के मध्यकालीन अभिलेख के बारे में समझना है कि बुद्धसेन का बोध गया अभिलेख। बिहार के मध्यकालीन अभिलेख में समझिए कि बुद्धसेन का बोध गया अभिलेख, बिहार शरीफ अभिलेख, संग्राम गुप्त का पंचोभ ताम्रपत्र, फिरोज तुगलक का राजगीर जैन अभिलेख, शेर शाह का भभुआ अभिलेख, बल्लाल सेन का सनोखर अभिलेख, मोहम्मद बिन तुगलक का बेनीबन अभिलेख, मोहम्मद बिन तुगलक का बेनीबन अभिलेख। यूरोपियों का बिहार आगमन समझिए। यूरोपियों का बिहार आगमन, पहला है पुर्तगाली। सर्वप्रथम आगमन बिहार में किसका होता है? तो पुर्तगाली में होता है। और इनका व्यापारिक केंद्र कहाँ पर होता है? तो हुगली बंगाल में इनका व्यापारिक केंद्र रहता है। सोरा व्यापार के लिए बिहार में आते हैं। सोरा व्यापार के लिए आपके बिहार में आते हैं पुर्तगाली। उसके बाद समझिए डच। प्रथम फैक्ट्री डच कहाँ पर लगाते हैं? पटना में लगाते हैं। कब लगाते हैं? 1632 में लगाते हैं। सूती वस्त्र, अफीम व नील का निर्यात करते हैं। बिहार से जो है सूती वस्त्र, अफीम व नील का निर्यात करते हैं। उसके बाद है अंग्रेज। प्रथम फैक्ट्री की स्थापना पटना में 1620 में किया जाता है, लेकिन ये फैक्ट्री असफल रहता है। पटना में गोलघर का निर्माण 1786 में किया जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। प्रथम अंग्रेज मजिस्ट्रेट चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांड है। प्रथम अंग्रेज मजिस्ट्रेट कौन है? चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांड है। 1865 में अंग्रेज यात्री जॉन मार्शल और पीटर मूडी जो हैं अंग्रेज यात्री हैं, जॉन मार्शल और पीटर मूडी। नेक्स्ट है आधुनिक बिहार का इतिहास के बारे में समझिए। मॉडर्न बिहार के बारे में समझिए। प्रमुख विद्रोह, प्रमुख विद्रोह में पहला है नोनिया विद्रोह। जो नोनिया विद्रोह है ये किस क्षेत्र में हुआ था? तिरहुत, हाजीपुर, सारण एवं पूर्णिया में हुआ था। किस कारण से हुआ था? तो सोरा के व्यापार के लिए हुआ था। सोरा का व्यापार के लिए हुआ था नोनिया विद्रोह। नोनिया समुदाय के द्वारा किया गया था। नोनिया एक आपके समुदाय है बिहार में, उसके द्वारा किया गया था। नोनिया विद्रोह कब हुआ था? 1770 से 1800 में हुआ था। उसके बाद है तामड़ विद्रोह। तामड़ विद्रोह 1789 से 1832 तक होता है। तामड़ विद्रोह क्षेत्र छोटा नागपुर में होता है। उराव जनजाति के द्वारा किया जाता है। उराव जनजाति के द्वारा किया जाता है। कारण जमींदारों का विरोध था। जमींदारों का विरोध करना इसमें कारण था। नेतृत्वकर्ता कौन है? तो विष्णु मुंडा और मौजी मुंडा। नेतृत्वकर्ता कौन है तमाड़ विद्रोह के? तो विष्णु मुंडा और मौजी मुंडा। बहावी आंदोलन के बारे में समझिएगा। तो जो बहावी आंदोलन है इसका भारत में संस्थापक कौन है? सैयद अहमद बरेलवी। रायबरेली उत्तर प्रदेश से इनका संबंध है। और जो आपके बहावी आंदोलन है इसके प्रवर्तक कौन है?
मोहम्मद अब्दुल वहाब, ये अरब से इनका संबंध है। मोहम्मद अब्दुल वहाब का ध्यान रखिएगा। जो वहाबी आंदोलन है इसके प्रवर्तक भारत में कौन है? सॉरी, जो वहाबी आंदोलन है इसके भारत में प्रवर्तक नहीं, इसके प्रवर्तक कौन है? तो मोहम्मद अब्दुल वहाब हैं। इनका संबंध अरब देश से है। और भारत में जो वहाबी आंदोलन इसका संस्थापक कौन है? तो सैयद अहमद बरेलवी हैं, जिनका संबंध रायबरेली से है। और वहाबी आंदोलन के प्रमुख नेता कौन कौन है? तो विलायत अली, इनायत अली, शाह मोहम्मद हुसैन, फरहत हुसैन। प्रमुख केंद्र क्या था? तो प्रमुख केंद्र इसका पटना था। प्रमुख केंद्र इसका क्या था? पटना था। लोटा विद्रोह कब होता है? तो 1856 में लोटा विद्रोह होता है। स्थान मुजफ्फरपुर जेल में जो है लोटा विद्रोह होता है। कारण जेल में पीतल की जगह मिट्टी का लोटा देना, जेल में जो है पीतल की जगह मिट्टी का लोटा देना, इसीलिए लोटा विद्रोह आपके शुरू हुआ था 1856 में। और जो लोटा विद्रोह कहाँ पर हुआ था? तो मुजफ्फरपुर के जेल में। नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। लोटा विद्रोह कहाँ हुआ था? तो मुजफ्फरपुर के आपके जेल में होता है लोटा विद्रोह। उसके बाद है पहाड़ियाँ विद्रोह 1772 से 1780। पहाड़ियाँ विद्रोह 1772 से 1780 के बीच में होता है पहाड़ियाँ विद्रोह। किस स्थान पर होता है? तो संस्थाल परगना में होता है। नेतृत्वकर्ता करिया पुलहर, चेंगरू संबरिया, करिया पुलहर चेमरू संबरिया के द्वारा जो है पहाड़िया विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। परिणाम क्या होता है? पहाड़िया सरदार प्लस अंग्रेज के बीच में समझौता होता है। परिणाम क्या निकलता है पहाड़िया विद्रोह का? पहाड़िया सरदार प्लस अंग्रेज के बीच में समझौता होता है। और अंग्रेज प्रशासक जो है अगस्टस क्लीवलैंड है। उस समय जब पहाड़िया विद्रोह होता है 1772 से 1780 में, तो उस समय अंग्रेज प्रशासक कौन है? तो अगस्टस क्लीवलैंड है। अगस्टस क्लीवलैंड है। नेक्स्ट है ताना भगत आंदोलन कब होता है? तो 1914 से स्वतंत्रता तक चलता रहता है ताना भगत आंदोलन। प्रारंभिक इसका नाम क्या है? तो कुरख धर्म इसका प्रारंभिक नाम है। प्रमुख नेतृत्वकर्ता जतरा भगत हैं, जिन्हें जर्मन कैसर बाबा के नाम से जाना जाता है। इसकी प्रकृति क्या है? तो धार्मिक एवं आर्थिक सुधार है। गांधीवादी आंदोलन में सम्मिलन है ताना भगत आंदोलन। कोल विद्रोह कब शुरू होता है? तो 1831 से 32 तक चलता है। कोल विद्रोह छोटा नागपुर क्षेत्र में होता है। कारण चावल की शराब हड़िया पर उत्पादन शुल्क, सिगराई मानकी के अधिकार छीना जाना, दिकुओं के द्वारा शोषण। दिकु किसे बोलते थे? तो जो आपके बाहर के लोग होते थे उसे आदिवासी लोग दिकु बोलते थे। इसके नेतृत्वकर्ता कौन है? तो बुद्धू भगत गंगा नारायण। परिणाम विनिमयन रेगुलेशन का आरोपण, ब्रिटिश प्रशासन कैप्टन थॉमस विलिंगसन। नेक्स्ट है संथाल विद्रोह। संथाल, इस लाइन को आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। इस लाइन को, ठीक है, इस लाइन को हमें समझ में नहीं आया है, आप लोग समझ लीजिएगा। नेक्स्ट है संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह जो है कब होता है? तो डेट, इसमें डेट जरूर याद रखिएगा, डेट पूछा जाता है। तो संथाल विद्रोह जो है 1855 से 56 के बीच में होता है। जो कोल विद्रोह था कब से कब तक हुआ था? 1831 से 32 तक होता है। जबकि जो संथाल विद्रोह 1855 से 56 ईस्वी तक होता है। किस क्षेत्र में होता है? तो दामिन ए कोह क्षेत्र में होता है। दामिन ए कोह क्षेत्र में होता है। कारण दिकु का शोषण, नेतृत्वकर्ता सिद्धू कान्हू चांद भैरव है। अंग्रेज प्रशासक कैप्टन अलेक्जेंडर है। और परिणाम दामिनी एक कोह का नाम परिवर्तित, नया नाम संथाल परगना रखा गया। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1860 आपके पारित किया जाता है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1860 को पारित किया जाता है। नेक्स्ट है बिहार 1857 की क्रांति के बारे में समझिए। बिहार 1857 क्रांति के बारे में समझना है। रोहिणी विद्रोह, स्थान देवघर जिला, वर्तमान झारखंड का रोहिणी ग्राम में आपके जो है विद्रोह होता है। समय 12 जून 1857 को होता है। सेना की 32वीं रेजिमेंट के द्वारा अंग्रेज अधिकारी कौन होते हैं? विलियम पटना के कमिश्नर होते हैं।
और मेजर जनरल लोआयट दानापुर के सैन्य मुख्यालय प्रमुख हैं। उस समय दानापुर के सैन्य मुख्यालय प्रमुख कौन थे? मेजर जनरल लोआयट थे। और पटना के कमिश्नर कौन थे? तो विलियम थे। नेक्स्ट है पटना में विद्रोह। पटना में विद्रोह कब होता है? तो 3 जुलाई 1857 को प्रारंभ होता है पटना में 1857 क्रांति का विद्रोह। और अंग्रेज अधिकारी कौन होते हैं? टेलर कमिश्नर पटना का होते हैं। जो कमिश्नर पटना कौन होते हैं? तो टेलर होते हैं। 3 जुलाई 1857 को नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो पीर अली इसके नेतृत्वकर्ता थे। कुंवर सिंह के बारे में समझिएगा। ये आपके जगदीशपुर के जमींदार थे। प्रमुख विजय इनके द्वारा शाहाबाद, आरा और आजमगढ़ का विजय किया जाता है कुंवर सिंह के द्वारा। इनकी मृत्यु जो है 26 अप्रैल 1858 ईस्वी को जगदीशपुर में होता है। कभी ना हारने वाले विद्रोही नेता। इनके बारे में पूछा जाता है कि बिहार में जो 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। उसके बाद है मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह कब होता है? 1899 से 1900 ईस्वी में आपकी मुंडा विद्रोह होता है। नेतृत्वकर्ता कौन है इसका नेतृत्वकर्ता? तो बिरसा मुंडा है। अन्य नाम जो मुंडा विद्रोह है इसका अन्य नाम क्या है? तो उलगुलन और महान हलचल बोला जाता है मुंडा विद्रोह को। जो मुंडा विद्रोह है इसे उलगुलन एवं महान हलचल बोला जाता है। कारण मुंडा विद्रोह का कारण क्या था? तो सामूहिक खेती, खुटकट्टी की परंपरा का दिकुओं का अतिक्रमण। सामूहिक खेती, खुटकट्टी की परंपरा का जो है दिकुओं द्वारा अतिक्रमण कर दिया जाता है, इसीलिए मुंडा विद्रोह होता है। उलगुलान या महान हलचल विद्रोह होता है। सैलर के पहाड़ी पर अंग्रेज़ों से पराजय। सैलर के पहाड़ी पर अंग्रेज़ों से पराजय हो जाते हैं कौन? मुंडा लोग। सैलर के पहाड़ी पर जो है अंग्रेज़ों से पराजित होते हैं मुंडा लोग। नेक्स्ट है बिहार में किसान आंदोलन। तो पहला आपके चंपारण सत्याग्रह कब होता है? 1917 में चंपारण सत्याग्रह होते हैं। और चंपारण सत्याग्रह के नेता कौन होते हैं? महात्मा गांधी होते हैं। और चंपारण सत्याग्रह किस लिए होता है? तो 3 कठिया प्रथा का विरोध करने के लिए जो है चंपारण सत्याग्रह होता है। किसान सभा 1922-23 के बारे में समझिए। ये कहाँ पर होता है? तो स्थान मुंगेर में होता है। इसके अध्यक्ष शाह मोहम्मद होते हैं। ध्यान रखिएगा, अध्यक्ष के बारे में पूछा जाता है और कहाँ पर हुआ है? तो मुंगेर में हुआ है। और उपाध्यक्ष कौन है? तो श्री कृष्ण सिंह वे सिद्धेश्वरी चौधरी हैं। किसान सभा 1922-23 के उपाध्यक्ष कौन है? श्री कृष्ण सिंह वे सिद्धेश्वरी चौधरी हैं। सचिव कौन है? तो नंद कुमार सिंह हैं। बिहार प्रांतीय किसान सभा 1929 के बारे में समझिए। इसका जो बिहार प्रांतीय किसान सभा है इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो सोनपुर मेला में हुआ है। अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती हैं। सचिव श्री कृष्ण सिंह हैं। बिहार प्रांतीय किसान सभा के प्रथम सम्मेलन है। तो बिहार प्रांतीय किसान सभा के प्रथम सम्मेलन कहाँ पर होता है? सोनपुर में होता है। सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में कब होता है? 1929 में होता है। द्वितीय बिहार प्रांतीय किसान सभा का सम्मेलन कहाँ पर होता है? तो आपको ध्यान रखना है, द्वितीय बिहार प्रांतीय किसान सभा का सम्मेलन जो है गया में होता है। पहला कहाँ पर होता है? तो सोनपुर में होता है। कब होता है? 1934 में होता है दूसरा। और पहला कब होता है? 1929 में होता है। और इसके अध्यक्षता कौन करते हैं? तो पुरुषोत्तम दास टंडन, वेरी इंपॉर्टेंट है। जबकि जो बिहार प्रांतीय किसान सभा का पहला सम्मेलन था इसके अध्यक्षता सहजानंद सरस्वती कर रहे थे। उसके बाद है नेक्स्ट है तृतीय सम्मेलन। जो तृतीय बिहार प्रांतीय किसान सभा के सम्मेलन कब होता है? 1935 में होता है। स्थान हाजीपुर में होता है। अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में जो है तृतीय सम्मेलन होता है। नेक्स्ट है बिहार के प्रमुख क्रांतिकारी के बारे में समझिए। तो बाबा जी
बाबा जी ठाकुरदास पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना 1906-7 में की गई। पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना कब की गई? 1906-7 में की गई। दी मदरलैंड समाचार पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया है? तो द मदरलैंड समाचार पत्र का जो प्रकाशन है बाबा श्री ठाकुरदास के द्वारा किया गया है। बाबा श्री ठाकुरदास के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है सचिंद्रनाथ सन्याल के बारे में समझिएगा। सचिंद्रनाथ सन्याल के बारे में समझिए। पटना में अनुशीलन समिति की शाखा की स्थापना 1913 में किया जाता है। बनारस षड्यंत्र के तहत काला पानी जीवन बनारस षड्यंत्र के तहत जो है काला पानी बंदी जीवन पुस्तक का लेखक कौन है? जो बंदी जीवन पुस्तक है उसके लेखक हैं सचिंद्रनाथ सन्याल। ये इंपॉर्टेंट है। बनारस षड्यंत्र केस के तहत जो इनको काला पानी, जो सचिंद्र सन्याल हैं, इनको काला पानी की सज़ा सुनाई जाती है और इनके द्वारा जो है बंदी जीवन पुस्तक का लेखन किया गया है। नेक्स्ट है बंकिम चंद्र मित्र। बंकिम चंद्र मित्र लिबर्टी लीफ लेट्स वितरण कब हुआ? 1915 में होता है। सहयोगी टीके घोष, अखिल चंद्र दास गुप्ता, बिहार नेशनल कॉलेज अनुशीलन समिति पटना की स्थापना के पटना शाखा की स्थापना में सहयोग किसका है? तो बंकिम चंद्र मित्र का है। जो अनुशीलन समिति है, अनुशीलन समिति, इसके संस्थापक कौन है? तो बंकिम चंद्र मित्र हैं। इनके द्वारा जो है पटना शाखा की स्थापना की जाती है। पटना शाखा की स्थापना जो है की जाती है अनुशीलन समिति के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट है वैकुंठ शुक्ल। हाजीपुर में क्रांतिकारी गतिविधियों का नेतृत्व किया वैकुंठ शुक्ल ने। फणींद्र घोष की हत्या बेतिया में किसके द्वारा किया जाता है? तो वैकुंठ शुक्ल के द्वारा किया जाता है। किस लिए? लाहौर षड्यंत्र केस के गवाह बनने के कारण मोतिहारी जेल में वैकुंठ शुक्ल को फांसी दे दी जाती है। नेक्स्ट है मुजफ्फरपुर बम कांड कब होता है? तो 30 अप्रैल 1908 को होता है। इसके प्रमुख अभियुक्त हैं खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। लक्ष्य अंग्रेज जज किंग्सफोर्ड की हत्या करना इसका लक्ष्य था। मृत्यु अंग्रेज वकील कैनेडी की पत्नी एवं पुत्री की मृत्यु होता है। मृत्यु इसमें किसका होता है? तो अंग्रेज वकील कैनेडी की पत्नी एवं पुत्री की मौत होता है। परिणाम प्रफुल्ल चाकी आत्महत्या कर लेते हैं और जो खुदीराम बोस हैं इनको फांसी दे दी जाती है। खुदीराम बोस के वकील कौन थे? तो कालिदास बसु थे। बिहार में होम रूल लिंग के बारे में समझिए। बिहार में होम रूल लिंग बांकीपुर पटना में स्थापना जो है 16 दिसंबर 1916 किया गया था। बिहार में होम रूल लिंग की अध्यक्ष मजरूल हक थे। इसके अध्यक्ष कौन थे? मजरूल हक थे। मुजफ्फरपुर शाखा से मजरूल हक का संबंध था और संस्थापक कौन थे? तो जनकधारी प्रसाद। बिहार में जो होम रूल लिंग है इसके संस्थापक कौन है? तो जनकधारी प्रसाद इसके संस्थापक हैं। नेक्स्ट है चंपारण सत्याग्रह 1917। महात्मा गांधी का भारत में प्रथम सत्याग्रह था चंपारण सत्याग्रह 1917। तीन कठिया प्रणाली के विरुद्ध में हुआ था चंपारण सत्याग्रह। राजकुमार शुक्ल द्वारा गांधी जी को आमंत्रण दिया गया था लखनऊ अधिवेशन 1916 में कि एक बार आप चंपारण में आइए और वहाँ का जो किसानों की स्थिति है उसे देखिए। और गांधी जी चंपारण में आते हैं और चंपारण सत्याग्रह शुरू करते हैं। प्रमुख आंदोलनकारी कौन कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, मजरूल हक, वज्र किशोर प्रसाद, शंभू शरण थे। ये सारे नाम याद रखिएगा, नाम बहुत ज़्यादा पूछा जाता है बीपीएससी के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है चंपारण एग्रेरियन समिति। चंपारण एग्रेरियन समिति का गठन किया जाता है। इसमें इसके जो गठनकर्ता कौन होते हैं? तो एडवर्ड अल्बर्ट गेट होते हैं जो उस समय बिहार के उपराज्यपाल थे। अध्यक्ष कौन होते हैं? एफ.जी. सलाई। सदस्य कौन कौन होते हैं? गांधी जी, एल.सी. अदामी, कृत्यानंद सिंह, डी.जे. रीड वे जी रैनी। इस समिति ने वास्तव में माना कि चंपारण में किसानों का शोषण किया जा रहा है।
नेक्स्ट पॉइंट है चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के बारे में समझिए। गांधी जी का पटना आगमन कब होता है? तो 10 अप्रैल 1917 को गांधी जी का पटना में आगमन होता है। मजरुल हक वे बगान मालिक संघ के सचिव जेम्स विल्सन से भेंट करते हैं गांधी जी। मोतिहारी आगमन गांधी जी का कब होता है? तो 15 अप्रैल 1917 को होता है। और बेतिया आगमन कब होता है? तो 22 अप्रैल 1917 को होता है। हजारीमल धर्मशाला में विश्राम करते हैं गांधी जी, इसे नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेतिया में। उसके बाद है चंपारण एग्रेरियन एक्ट कब आता है? 1918 में पारित किया जाता है। मोतिहारी आश्रम का शिलान्यास गांधी जी के द्वारा कब किया जाता है? तो 24 मई 1918 किया जाता है। 24 मई 1918 किया जाता है। बिहार में असहयोग आंदोलन के बारे में समझिए। तो समर्थन में 6 अप्रैल 1919 को बिहार में हड़ताल होता है। महात्मा गांधी द्वारा बिहार में जो है राष्ट्रीय महाविद्यालय वे बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन किया जाता है। कब? 6 फरवरी 1921 को। 6 फरवरी 1921 को। प्रिंस ऑफ वेल्स के पटना आगमन कब होता है? तो 22 दिसंबर 1921 को। जब प्रिंस ऑफ वेल्स के पटना आगमन होता है तो उस समय पटना में हड़ताल का आयोजन किया जाता है। प्रमुख नेता कौन है बिहार में असहयोग आंदोलन के? तो शाह मोहम्मद जुबैर है, मुंगेर से इनका संबंध है। गुलाम इमाम पटना से इनका संबंध है। गोरख प्रसाद मोतिहारी से इनका संबंध है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, धरणीधर प्रसाद यादी जो हैं इन सभी का संबंध बिहार में असहयोग आंदोलन से था। नेक्स्ट है बिहार स्वराज दल का गठन कब किया गया था? तो 1923 में जो है बिहार स्वराज दल का गठन 1923 में किया गया था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो नारायण प्रसाद जो है बिहार स्वराज दल के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट पॉइंट है इमारत ए सरिया का गठन कहाँ पर किया गया था? तो फुलबारी में किया गया था। और किसके द्वारा? तो मौलाना सज्जाद के द्वारा। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसके बारे में आप लोग बहुत कम ही सुने होंगे। इमारत ए सरिया का गठन कहाँ पर होता है? तो पटना के फुलबारी शरीफ में होता है। और इसके संस्थापक कौन है? तो मौलाना सज्जाद इसके संस्थापक थे। कांग्रेस का गया अधिवेशन कब होता है? तो 1922 में होता है। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो चित्तरंजन दास इसके अध्यक्ष होते हैं। चित्तरंजन दास इसके अध्यक्ष होते हैं। स्वराज दल का गठन किया जाता है। स्वराज दल का गठन किया जाता है। नेक्स्ट है शाहबाद से नशाबंदी आंदोलन का प्रारंभ होता है असहयोग आंदोलन के दौरान ही। स्वराज दल का गठन भी आपके असहयोग आंदोलन के दौरान ही किया जाता है। इतना आप सभी लोग ध्यान से याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है बिहार में साइमन कमीशन का बहिष्कार। बिहार में साइमन कमीशन का बहिष्कार। तो लीडर्स मैनिफेस्टो पर सिग्नेचर कब किया जाता है? तो 1 नवंबर 1927 को लीडर्स मैनिफेस्टो पर सिग्नेचर कब किया जाता है? तो 1 नवंबर 1927 को जो है लीडर मैनिफेस्टो पर सिग्नेचर किया जाता है। लीडर्स मैनिफेस्टो पर हस्ताक्षर करने वाले बिहार के नेता कौन कौन हैं? तो अली इमाम, सच्चिदानंद सिन्हा और इस्माइल खां। नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अली इमाम की अध्यक्षता में पटना में एक सर्वदलीय सभा का आयोजन किया जाता है। आयोग के सदस्यों का पटना में आगमन कब होता है? जो साइमन कमीशन आपके आयोग है उनके सदस्य का मेंबर पटना में कब आते हैं? तो 12 दिसंबर 1928 को आते हैं। 12 दिसंबर 1928 को आते हैं। आयोग का स्वागत, जो आयोग है उसका स्वागत महाराजा डुमरांव द्वारा किया जाता है। जो आपके बिहार में साइमन कमीशन आता है इसका बिहार में स्वागत कौन करते हैं? तो महाराजा डुमरांव द्वारा इसका स्वागत किया जाता है। ठीक है, महाराजा डुमरांव द्वारा इसका स्वागत किया जाता है। नेक्स्ट है बिहार में सबने अवज्ञा आंदोलन। बिहार में जो है सबने अवज्ञा आंदोलन के बारे में समझिए। तो दांडी यात्रा में बिहार के प्रतिभागी कौन शामिल थे? तो गिरिवरधारी चौधरी शामिल थे, जिन्हें कारो बाबू बोला जाता है। पटना में स्वदेशी संघ की स्थापना कब होती है? तो मई 1930 में होती है।
सोडे से नमक बनाने पर बल दिया गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन में। बिहार में जो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था उसमें जो है सोडे से नमक बनाने पर बल दिया गया था। सारण, ध्यान रखिएगा, सारण व चंपारण से नमक सत्याग्रह प्रारंभ होता है बिहार में। बिहार में जो है नमक सत्याग्रह कहाँ से प्रारंभ होता है? तो सारण व चंपारण से प्रारंभ होता है। और प्रमुख नेता कौन है? राजेंद्र प्रसाद मोतिहारी, जेबी कृपलानी मोतिहारी, विपिन बिहारी वर्मा सारण व चंपारण में जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व देते हैं। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद कहाँ पर देते हैं? मोतिहारी में, जेबी कृपलानी मोतिहारी में, विपिन बिहारी वर्मा सारण व चंपारण में अपना नेतृत्व प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन से प्रारंभ होता है। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन से जो है बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह आपके प्रारंभ होता है। जो 53वां आपके अधिवेशन था, जो आपके 53वां अधिवेशन था। आपको ध्यान रखना है कि जो व्यक्तिगत सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? 1940 में आपके शुरू हुआ था। प्रथम सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे। और सेकेंड कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। जबकि कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन से जो है बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह आपके प्रारंभ होता है। और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इसकी अध्यक्षता करते हैं। नोट कीजिएगा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इसकी अध्यक्षता करते हैं। बिहार के प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन है? तो श्री कृष्ण सिंह। VBI क्वेश्चन है, बिहार के प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन है? श्री कृष्ण सिंह हैं। बिहार के व्यक्तिगत द्वितीय सत्याग्रही कौन है? तो अनुग्रह नारायण सिंह हैं। अनुग्रह नारायण सिंह पहले कौन है? श्री कृष्ण सिंह हैं। दूसरा आपके हैं अनुग्रह नारायण सिंह हैं। और किसके अध्यक्षता में? तो मौलाना अबुल कलाम की अध्यक्षता में जो है बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह का गठन किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ आगे लिखा गया है कि गिरफ्तारी श्री कृष्ण सिंह, जो आपके व्यक्तिगत सत्याग्रह है, इसमें प्रथम सत्याग्रही कौन थे? श्री कृष्ण सिंह। और इनकी गिरफ्तारी कहाँ से होता है? तो गया से इनकी गिरफ्तारी होता है। और व्यक्तिगत सत्याग्रह के सेकेंड सत्याग्रही कौन थे? तो अनुग्रह नारायण सिंह थे। और इनकी गिरफ्तारी कहाँ से होता है? तो पटना से इनकी गिरफ्तारी होता है। उसके बाद है बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन। बिहार में जो है भारत छोड़ो आंदोलन, तो राजेंद्र प्रसाद की गिरफ्तारी कब होता है? तो 9 अगस्त 1942 को होता है। गिरफ्तारकर्ता कौन होते हैं? तो WC आर्चर होते हैं, जिलाधिकारी पटना के होते हैं। और जो राजेंद्र प्रसाद है उन्हें किस जेल में रखा जाता है? तो बांकीपुर जेल में रखा जाता है। महाधिवक्ता बलदेव सहाय के द्वारा त्यागपत्र दे दिया जाता है। जब भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ होता है बिहार में, तो जो महाधिवक्ता हैं जिनका नाम है बलदेव सहाय, इनके द्वारा जो है महाधिवक्ता पद से त्यागपत्र दे दिया जाता है। जयप्रकाश नारायण द्वारा जो है आज़ाद दस्ते का गठन किया जाता है राजविलास जंगल नेपाल में। कहाँ पर जो है जयप्रकाश नारायण के द्वारा आज़ाद दस्ते का गठन किया जाता है? तो राजविलास जंगल नेपाल में किया जाता है। बाद में इनकी गिरफ्तारी भी हो जाती है नेपाल सरकार के द्वारा अंग्रेज़ों के कहने पर। छात्रों द्वारा कांग्रेस प्रस्ताव का समर्थन किया जाता है। और इसका समर्थन जो है अंजुमन इस्लामिया हॉल में दिया जाता है। छात्रों द्वारा जो है कांग्रेस प्रस्ताव का समर्थन, जो भारत छोड़ो प्रस्ताव है, बिहार में भारत छोड़ो जो प्रस्ताव है उसका समर्थन छात्रों के द्वारा जो है अंजुमन इस्लामिया हॉल में दिया जाता है। महिला चरखा क्लब द्वारा आपके जुलूस निकाला जाता है कदम कुआं पटना में। इसकी अध्यक्षता कौन कर रही थी? तो श्रीमती भगवती देवी। नोट कीजिएगा, पूछा जाता है कि श्रीमती जो भगवती देवी हैं इनका जो संबंध है किस आंदोलन से? तो भारत छोड़ो आंदोलन से इनका संबंध है। बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन से इनका संबंध है। ये कौन है? श्रीमती भगवती देवी कौन है? तो राजेंद्र प्रसाद की बहन है। राजेंद्र प्रसाद की बहन है। जयप्रकाश नारायण द्वारा जो है ध्रुव दल की स्थापना की जाती है। ये भी पूछा जाता है कि जो ध्रुव दल है इसकी स्थापना किसके द्वारा किया जाता है? तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है पटना सचिवालय गोलीकांड कब होता है? तो 11 अगस्त 1942 को होता है। अभियुक्त WG आर्चर उस समय जिलाधिकारी पटना के थे। और इसमें जो गोलीकांड होता है 7 छात्रों की मृत्यु हो जाती है। पटना सचिवालय गोलीकांड के शहीद छात्र कौन कौन हैं? तो इसमें आपके जो गोलीकांड होता है उसमें
जो आपके स्टूडेंट हैं वो शहीद हो जाते हैं। तो जो आपके 7 जो स्टूडेंट हैं शहीद होते हैं उनका नाम इस प्रकार है। उमाकांत प्रसाद सिन्हा नरेंद्रपुर सारण के रहने वाले थे। राजेंद्र सिंह बनवारी चक के रहने वाले थे, बनवारी चक सारण के। जगपति कुमार खरारी औरंगाबाद के रहने वाले थे। सतीश प्रसाद झा खड़हरा भागलपुर के रहने वाले थे। गांव का नाम लिखा होता है खड़हरा, ठीक है। राम गोविंद सिंह दशरथ गांव के रहने वाले थे, इनका संबंध पटना डिस्ट्रिक्ट से था। उसके बाद है देवी पद चौधरी सिलहट गांव के रहने वाले थे और जमालपुर डिस्ट्रिक्ट से। उसके बाद है रामानंद सिंह शहादत नगर के रहने वाले थे और पटना डिस्ट्रिक्ट से इनका संबंध था। परीक्षा दृष्टि से कुछ प्रश्न देख लीजिए। श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में बिहार में प्रांतीय सरकार का गठन कब होता है? तो 2 जनवरी 1946 को, 2 जनवरी 1946 को होता है। बिहार प्रांतीय किसान सभा 1929 के संस्थापक कौन है? तो श्री कृष्ण सिंह आपके संस्थापक हैं। राजकुमार शुक्ल के गांव का नाम क्या है? तो मुरली भरहवा है। क्या है? मुरली भरहवा है। तो जितना भी आपके हिस्ट्री का पॉइंट था, प्राचीन बिहार, मध्यकालीन बिहार और मॉडर्न बिहार, आधुनिक बिहार, उन सभी तीनों पॉइंट को, तीनों जो आपके पार्ट था, इन तीनों पार्ट को डिस्कस कर लिया गया है। देखिए, हम आप लोग को सलाह देंगे कि जो मॉडर्न इंडिया है, इस पार्ट में उतना बढ़िया मॉडर्न इंडिया नहीं था। जो आपको फैक्ट सही बोल रहे हैं, मॉडर्न इंडिया इतना बेहतर नहीं है। तो आप ऐसा कीजिए कि अपने चैनल पर एक मॉडर्न इंडिया का वीडियो अपलोड हुआ है, कल अपलोड हुआ है, उसे आप सभी लोग जाके देख लीजिए। तो वहाँ से आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्योंकि जो ये वीडियो है इससे मॉडर्न इंडिया कवर हुआ है, लेकिन 100% नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन छूट सकता है। तो आप सभी लोग से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग जाइए उस वीडियो को ज़रूर देखिए। और इसका PDF को टेलीग्राम ग्रुप से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक यू।